नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनीष। नमस्कार। मनीष, मोहन भागवत आजकल पूरे देश के दौरे पर हैं। उन्होंने लगातार उनकी व्याख्यान मालाओं के क्रम जारी हैं। इस समय वो उत्तर प्रदेश में हैं और कल उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहाँ निराला नगर के सरस्वती कुंज में सीएम और मोहन भागवत आधा घंटे रहे और उसके बाद आज शायद डिप्टी सीएम भी उनसे मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, मोहन भागवत गोरखपुर गए थे 2-3 दिनों के दौरे पर और उन दिनों में योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दोनों की गोरखपुर में मुलाकात हो। हाँ। लेकिन वहां नहीं मुलाकात हुई, बल्कि बुधवार की रात को सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात हुई। आधे घंटे बातचीत हुई। बातचीत किन बिंदुओं पर हुई इसको सिर्फ कयासों में ही बताया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आरएसएस की बातें वैसे भी नहीं पता चलती और बंद कमरे की बातचीत में कयास ही और दो इतनी बड़ी हस्तियां मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, तो बातचीत क्या हुई होगी इसके बारे में समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए जो राजनीतिक खींचतान चल रही है उसी के सहारे डिकोड किया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। कुछ बातें तो ये सामने आ रही हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई होगी। दूसरा, एक और बड़ा संगठन का भी मामला है। पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई टीम बननी है। इसके अलावा वो केंद्र में भी तो वित्त राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। तो खैर वो तो मामला केंद्र का है, उस पे तो क्या ही सही कह रहे हैं। इसको लेकर बैठक हो भी चुकी है। जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल उनसी और पंकज चौधरी की, तो हो सकता है इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 4 महीने के भीतर दोनों की ये दूसरी मुलाकात है। तो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होना है और नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई खोजा जाना है, तो क्या सीएम योगी नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर भाजपा उन्हें देख रही है, संघ उन्हें देख रहा है, नेक्स्ट टू मोदी है। यस, तो ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। और इस नैरेटिव के पीछे ये भी है कि सीएम बनने में भी योगी जी के जो है माना जाता है संघ की ही प्रमुख भूमिका थी। बिल्कुल। और इसमें चलिए ये राजनीतिक बातचीत है। और अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में सीएम योगी ने ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा था कि अखिलेश यादव को, जो पूर्व सीएम है, उनको संघ की शाखाओं में जाना चाहिए क्योंकि उनको बहुत देर से सो के उठने की आदत है। तो ये तो खैर ऐसी बात हुई। लेकिन डिप्टी सीएम भी मिले हैं मनीष। डिप्टी सीएम आज मतलब गुरुवार को केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों की मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। और इसको भी इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि दोनों लोगों के बयान, खासकर इन दिनों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों के बयान थोड़े से सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से अलग जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से, और अगर हम शासन की शब्दावली में कहें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार किस मसले पे क्या बोल रही है। बिल्कुल, सीएम कुछ और बोल रहे हैं और डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि समझाइश के क्रम में कुछ ये बातें हो सकती हैं। जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पे कोई बहुत बड़ा संकट है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य से विचार विमर्श करके कुछ सीएम के समर्थक ये कह रहे हैं कि एक बार फिर उनको संघ का वरदहस्त। बिल्कुल। तो ये सब तो खैर कयास की ही बातें हैं। बात क्या हुई होगी ये तो वही दो लोग जाने और फिर आगे कुछ होगा। एक और मसला है, जब अब संघ सीएम और डिप्टी सीएमओ की बात चल ही रही है तो जो शंकराचार्य का मसला, बटुक की पिटाई पर एक बड़ा एक जुमला सा प्रचलित हो गया कि बटुकों की चोटी खींचा। तो वहां पर दरअसल थोड़े बहुत बल प्रयोग का मसला था, लेकिन ये बिल्कुल एकदम इसको परिभाषित करने के लिए एक शब्दावली के तौर पर गढ़ लिया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपने घर में बटुक पूजा की है। उन्होंने बटुक मतलब छोटे ब्राह्मणों को जो सन्यास के क्रम में होते हैं उनको बुलाया, उनकी पूजा की, उनके पैर छुए, उनको दक्षिणा दी। एक बात और याद दिला दूं, इससे पहले एक मीडिया संस्थान का कार्यक्रम था लखनऊ में, तो भी उन्होंने बहुत सार्वजनिक तौर पे कहा था कि बटुकों की चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी और ये गलत है और इस पर कार्रवाई हो। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि सरकार में वो खुद डिप्टी सीएम है, कैबिनेट मंत्री की हैसियत है, तो उनको कार्रवाई की मांग सार्वजनिक जगह पर करने के बजाय सरकार में कहनी चाहिए थी, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो इसको कैसे डिकोड करते हैं पॉलिटिकल, क्या ये अलग? देखिए, इसमें भी दो नैरेटिव अनुराग चल रहा है। एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि सरकार में बहुत जबरदस्त खींचतान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि जो नियम का पालन नहीं करेगा, उनका मंतव्य ये था कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले में जो व्यवस्था थी उसको जो करना चाह रहे थे वो बिगड़ने वाली थी, इसलिए उनको रोका गया। और यदि कोई पालन नहीं
चाहता है तो हमें पालन कराना भी आता है। और शंकराचार्य के लिए बहुत तल्ख टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सदन के दौरान ही ये बोल चुके हैं कि शंकराचार्य जो है वो पूजनीय है और मैं उनसे उनके पैर छू के ये कहता हूं कि वो स्नान करें माघ मेले में। इससे पहले सदन से पहले प्रयाग भी गए थे तो भी कहा था, तो उन्होंने कहा था भगवान अब ब्रजेश पाठक ने भी केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहा है कि ये बहुत गलत हुआ और महापाप लगेगा। तो एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि सीएम के खिलाफ सरकार के अंदर से ही बहुत आवाजें उठ रही हैं। दूसरी नैरेटिव ये है कि मोहन भागवत के निर्देशों पर या और किसी अपर हैंड के निर्देश पर इस मामले को थोड़ा माइल्ड करने की कोशिश के तौर पर ब्रजेश पाठक को ये जिम्मा सौंपा गया है। क्योंकि सरकार में ब्रजेश पाठक एक ऐसे मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। मुझे एक और वजह ये लगती है मनीष कि चूंकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है और इस मसले को ब्राह्मणवाद से जोड़कर या ब्राह्मण विरोध से जोड़कर जो राजनीतिक नैरेटिव पेश किया गया उसकी भी शायद काट करने के लिए। तो दूसरा नैरेटिव ये चल रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए ब्रजेश पाठक को लगाया गया है, इसीलिए 100 ब्राह्मण बच्चों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया, उन पे पुष्प वर्षा की, उनके पैर पखारे, उनको दक्षिणा दी, भोजन कराया और सभी बच्चे गदगद भी हैं। इस मामले पर बटुक ब्राह्मण जो उसमें शामिल हुए थे उनमें से 1-2 लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। उसके प्रति उन्होंने विरोध करके हम सनातनियों का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए हम उनको हृदय से आभार देने आए हैं। हम तो कहते हैं कि जो माघ मेला में ये वांछनीय अपराध किया गया है वेद पाठी बालक के शिखा को स्पर्श करके, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में शिखा को कहते हैं कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है। शिखा हम सब सनातनियों की धरोहर है और शिखा से तो पता लगता है कि हम सनातनी हैं। शास्त्रों में भी शिखा को अग्नि कहा गया है और शास्त्रों के अनुसार, मतानुसार ये बताया गया है कि दूसरे की शिखा को स्पर्श करना सर्वथा अनुचित है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। भोजपुरी सिनेमा और संगीत के बड़े प्रसिद्ध चेहरे खेसारी लाल यादव ने कहा कि अब राजनीति नहीं करेंगे। आप तो एक ही चुनाव में खेसारी लाल यादव का विकेट गिर गया। अभी तो वो आए थे पहला चुनाव खेसारी लाल यादव ने लड़ा था। हालांकि वो बिहार विधानसभा के चुनाव में छपरा जिले से आरजेडी के कैंडिडेट थे, लेकिन चूंकि पूर्वांचल का पूरा इलाका भोजपुरी गानों की जद में रहता है, बहुत लोग पसंद करते हैं, भरपूर बहुत लोकप्रिय हैं। खेसारी लाल यादव जो है वो अखिलेश यादव से कई बार मिल चुके हैं। खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ते समय उनके चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव छपरा गए भी थे, इसलिए इस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, राजनीति उनके बस की बात नहीं है, वो कलाकार हैं और कलाकार ही रहेंगे। और इस खबर की चर्चा मनीष इसलिए भी करना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के और तमाम लोग जैसे दिनेश लाल, रवि किशन, मनोज तिवारी, रितेश पांडे भी चुनाव लड़े थे। चलिए ये तो 3 कम से कम सांसद बने हैं और चर्चा में रहे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को पूर्वांचल में बहुत आसानी से कई बार जीत जाते हैं और उनका बहुत वो है। और खेसारी हालांकि अपनी राजनीति में अभी आए थे, लेकिन जब वो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे कराकत से तो शायद ये उनके प्रचार में भी गए थे और उस समय बड़े अच्छे लंबे गाने से जुड़े भाषण देते थे। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी इनको राजनीति से संन्यास, इसमें एक और बड़ी बात लग रही है कि साल भर से कम रह गया है यूपी विधानसभा का चुनाव, तो क्या वो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में तो जरूर खेसारी लाल यादव उतरे। हाँ, वो तो तब भी आए थे जब राजनीति में नहीं थे। पवन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया था। एक खबर है लखनऊ शहर से जुड़ी हुई है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर एक नई आवासीय योजना शुरू की जा रही है, IT सिटी। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए अनुराग, ये लखनऊ का चहुओर विस्तार हो रहा है। शहर के अंदर कंजेशन न हो, इसके लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर का विस्तार कर रही है। उसी के क्रम में 3500 एकड़ में IT सिटी प्रस्तावित है और वहां पर 10,000 भूखंड आवंटित किए जाएंगे, लोगों को जमीन आवंटित की जाएगी। LDA उसको डेवलप करेगा सुल्तानपुर रोड पे और इसकी कीमत जो रखी गई है वो 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका दर रखा गया है। तो 20 फरवरी को यानी कि शुक्रवार को ये योजना लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च करेगी। इसमें जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है पहले उनको लॉटरी के माध्यम से भूखंड दिए जाएंगे। लॉटरी के माध्यम से ही तय होगा भूखंड किसको जाएंगे, लेकिन पहले किसानों को पहले दिए जाएंगे। उसके बाद अन्य लोगों के लिए इसमें
लॉटरी डाली जाएगी और इसमें 35 वर्ग मीटर से लेकर 288 वर्ग मीटर तक के प्लॉट हैं। वर्ग मीटर बिल्कुल। तो इसमें आप जो भी चाहें उसमें आप लॉटरी कर सकते हैं। 20 फरवरी को ये योजना लॉन्च हो जाएगी और एलडीए की योजना जो भी लॉन्च होती है उसमें एक प्लाट मिल जाए, ये बहुत लोगों का ख्वाब रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लॉटरी सिस्टम के तहत ये होता है, पहले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन लखनऊ में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है हाँ। आवासीय योजनाओं और सुल्तानपुर रोड की एक और खास बात यह है ना अनुराग कि सुल्तानपुर रोड और उसके आसपास नया लखनऊ बसा है। जितने आप देखेंगे बड़े ऑफिसेज के हेडक्वार्टर वो शहीद पथ के किनारे आ गए हैं या फिर सुल्तानपुर रोड पे। हाँ, बल्कि ये कह लीजिए कि शहीद पथ के इर्द गिर्द का इलाका पूरा नया सेंटर है और वो बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। मुख्यमंत्री इस बात से बहुत नाराज हैं कि जिलों में जो डीएमएसपी जनता की सुनवाई करते हैं, एक तय समय निर्धारित होता है, वो ठीक से नहीं हो रही है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब जन सुनवाई की मॉनिटरिंग सीएम कार्यालय से होगी और अफसर 9:45 बजे रोज बीसी से जुड़ेंगे और अगर कोई बहुत जरूरी और बड़ा यथोचित कारण नहीं है तो ये नहीं है कि डीएम साहब कहीं और हैं और बीसी से मोबाइल से जुड़ जाए, उनको भौतिक तौर पर उन सुनवाइयों में उपस्थित रहना रहेगा और इसको लेकर लेटर जारी कर दिए गए हैं। तो आजकल ये अफसर जनप्रतिनिधि मीटिंग का बहुत चल रहा है। स्पीकर साहब ने भी अभी कहा था, वहाँ विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि हमारा तो फोन ही नहीं उठाते हैं, इंस्पेक्टर और दरोगा तक नहीं उठाते हैं। तो वहाँ पर सतीश महाना जी ने भी कहा था कि अगर फोन नहीं उठाया तो फिर कार्रवाई होगी। काफी देखिए क्या है, एक तो चुनाव भी आ रहा है। दूसरे अभी 2-3 दिन पहले सीएम ने अपने जनता दरबार में लोगों को ये कहा था, उन्होंने जो स्तर देखा शिकायतों का, यानी उन शिकायतों का निस्तारण जिला लेवल पे हो जाना। तहसील का काम होता है और लोगों को मुख्यमंत्री के जन सुनवाई तक जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि जिले लेवल पे उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ये उम्मीद रहती है तेजी से काम हो जाए। हाँ, सीएम के जनता दरबार में चले जाएंगे और ऊपर से जब चिट्ठी नीचे की ओर आएगी तो उसकी रफ्तार सीएम ऑफिस से मार्क होके आएगा तो डीएम साहब भी तुरंत करेंगे। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, यदि 9:45 बजे डीएम और एसपी अपने कार्यालय में बैठ जाएं, 2 घंटा ही लोगों की समस्याएं सुन लें, यही तो बहुत हल्का हो जाएगा। सीएम साहब को शायद जनता दर्शन की उनके पास जो की जरूरत वही पड़ेगी। और इसमें एक मंत्री जी ने एक पहल की है, असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण के, उन्होंने जो सदन में जब ये सब चल रहा था उन्होंने अपनी तरफ से पहल की। तो जो मंत्री जो जिलों के प्रभारी होते हैं वो 2 जिलों के प्रभारी हैं, एक हरदोई के और एक गाजियाबाद के। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से सुनिश्चित कराऊंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी अफसर को फोन करता है किसी समस्या या कार्यवाही के लिए तो हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसमें क्या किया जा सकता है, इसके बारे में फोन सुनने के 10 मिनट बाद वो जनप्रतिनिधि को अवगत कराएगा। असल में असीम अरुण की संजीदगी खुद अफसर रहे हैं, क्योंकि आईपीएस रहे हैं, कई जिलों में यूपी के एसएसपी रहे हैं, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी में वो एसपीजी में भी थे। तो उनको पता है ग्राउंड पे क्या कैसे करना है। तो यदि ये पहल तो की गई है, लेकिन ये किस हद तक मेटेरियलाइज होगी, जाहिर सी बात है, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अभी तो पहल का ही स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई देखिए अनुराग, इसमें स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि तहसील दिवस है, थाना दिवस है और पता नहीं कितने दिवस है। सही बात है। फिर भी सीएम तक कोई शिकायत पहुंच रही है तो इसका मतलब कि नीचे के सिस्टम में लीकेज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा लीकेज होना एक बात है और बड़ी लीकेज होना दूसरी बात है। और अगर इस तरह की शिकायत सीएम के पास पहुंचे और उसमें ये अगर सुनिश्चित हो कि कार्रवाई नहीं की गई है जिला स्तर पर ठीक से, तो वहीं पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समुचित अधिकारियों को दंड दिया जाए कि यहाँ तक ये शिकायत पहुंची कैसे। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, कल नई सुर्खियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।